एक और बात कहूंगा और इसके बाद मैं खत्म करूंगा, वक्त समाप्त हो रहा है। भारतीयता की अवधारणा को देखिए किस तरह से नष्ट किया जा रहा है। ये 1921 से चल रहा है, ये साजिशन चल रहा है। 1921 में एक किताब आई थी सर चार्ल्स इलियट की, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। इस किताब में उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों पर इस्लाम का प्रभाव है। बड़े वेल्ड तरीके से बड़े पर्दे के पीछे उन्होंने इस बात की कोशिश की थी। और उसके बाद एक किताब डॉक्टर ताराचंद की आई थी, इन्फ्लुएंसेस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर। उसके बाद ये बात फैला दी गई कि शंकराचार्य से लेकर रामानुज, रामानंद, बल्लवाचार्य, इन सब चीजें, अद्वैतवाद, ये सारी चीजें इस्लाम से प्रभावित है। ताराचंद की ये किताब लोगों को याद रह गई, लेकिन ताराचंद ने 10 साल बाद अपनी फाइंडिंग्स में सुधार करते हुए ये मान लिया कि मुझसे अज्ञानता में वो लेख लिखा गया था। लेकिन ताराचंद की 1930 में लिखी किताब कोट होती है, 1940 में लिखी किताब को कोई नाम लेवा नहीं है जिसमें उन्होंने अपनी गलती सुधार ली। तो ये कितना गंभीरता से और कितनी महीनी से आपके लेखन को हाशिए पे डालने की कोशिश की जाती है, उसको देखने की जरूरत है। उसके बाद हुमायूं कबीर साहब आए, उन्होंने आवर हेरिटेज नाम से एक छोटी सी किताब लिखी। अब हुमायूं कबीर साहब ने भी पूरी भारतीयता को इस्लाम से प्रभावित बता दिया उसको। और हुमायूं कबीर साहब बहुत समादृत इतिहासकार है। दिनकर जी ने संस्कृति के 4 अध्याय में हुमायूं कबीर के सारी अवधारणाओं को ध्वस्त कर दिया। लेकिन दिनकर जी को प्रकारांतर से यह प्रचारित कर दिया गया कि भारत एक खोज को चुराकर दिनकर जी ने संस्कृति के 4 अध्याय लिख दिया है। और हुमायूं कबीर साहब बड़े भारी इतिहासकार हैं, उन्हीं के इतिहास सही है, दिनकर जी का इतिहास गलत है। तो अगर जिन्विन लेखकों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप इस बात की कल्पना कैसे कर सकते हैं कि साहित्य में भारतीयता को लेकर कोई आदमी आगे बढ़ेगा। अंग्रेजी में भारतीयता को लेकर तमाम लेखक आगे बढ़ रहे, इक्ष्वाकु से लेके, मलुआ से लेके, शंकर से लेके, और वो जो ट्रायोलॉजी ऑफ शिवा है, आप शिव पुराण पढ़ लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, भाई साहब आपको कोई फर्क नहीं देने नजर आएगा। मैंने तो पढ़ा है, मुझे शिव पुराण को आधुनिक संदर्भों में हलो हाई करके उन्होंने लिख दिया है और वो सुपर हिट। तो हमें इस बारे में विचार करना पड़ेगा गंभीरता से कि वो क्या वजह है कि हिंदी साहित्य में जिस तरह से आपको भारतीयता और भारतीय संस्कृति की बात करने पर हे दृष्टि से देखा जाता है, अंग्रेजी में उसी भारतीयता और उसी भारतीय संस्कृति को लोग सर पर तिलक की तरह लगाए घूम रहे हैं। अब मुझे लगता है कि यहाँ सारे सुधीजन बैठे हैं, घर जाकर इस पर विचार करेंगे कि वक्त अवश्य आ गया है कि साहित्य में भारतीयता की वापसी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जगह आकर के मेरी सोच ठहर गई और वो ये था कि हम सबसे पीछे भारतीय होते हैं और सब कुछ पहले होते हैं और बाद में भारतीय होते हैं। तो मुझे कहीं एक बहुत पहले कोई शायद एडवर्टिजमेंट आता था, उसका ध्यान आ गया कि जीन्स पहनते हैं मगर पायल नहीं छूटती, बाल कटवा लिए बॉब कट हो गए लेकिन मेहंदी नहीं छूटती। तो भारतीयता भी वैसी ही चीज़ है। हम कपड़े किसी तरह के पहने, हम भोजन में पिज़्ज़ा खाने लग जाएं, चाइनीज़ खाने लग जाएं, हम बोलने में अंग्रेजी बोलने लग जाएं और जापानीज और फ्रेंच बोलने लग जाएं, लेकिन जो विचार तंत्र है शायद अभी वहाँ प्रहार फिर भी बचा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई क्यों आज वेद व्यास की जीवन पर कथा लिखता है और क्यों कोई इतनी रॉयल्टी पाने वाला एक लेखक नरेंद्र कोहली जैसा लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमारे पौराणिक ग्रंथों को लिखता है। मगर इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत तो है कि ऐसे ग्रंथों को लिखने के लिए, ऐसी जीवनियों को लिखने के लिए बहुत शोध की जरूरत है, बहुत मेहनत की जरूरत है। हमें सचमुच जंगलों में जाकर रहना पड़ेगा, उन हिमालयों तक पहुंचना पड़ेगा, उन समुद्रों को पार करना पड़ेगा जो कि हमने सिर्फ किताबों के पन्नों पर देखे। आज की स्थिति में हम इतने सुविधावादी हो चुके हैं कि हमसे अगर ऑड-इवन गाड़ियों का फॉर्मूला ना बने तो दिक्कत है, बन जाए तो दिक्कत है। हम इन्हीं तरह के विचारों में, इन्हीं तरह की डिबेट्स में रह करके अपनी उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। जो एक्चुअल डिबेट होनी चाहिए, जो हमारी अपनी भारतीयता, हमारी पहचान के ऊपर जो प्रहार कर रही है, कुठाराघात कर रही है, उस विषय पर बात करने से हम लोग कतरा जाते हैं।
अगर कोई इस तरह की कोई फिल्म बनाता है, इस तरह की कोई किताब लिखता है, तो उस पर चर्चा भी नहीं होती। और वही चीज जब अंग्रेजी होने के माध्यम से हमारे पास आती है तो दोनों हाथ खोल करके इसको स्वीकार किया जाता है और स्वागत किया जाता है। ये दिक्कत दरअसल हमारी अपनी संकीर्णता है और न तो बाजार में कमी है, जैसा कि अभी अनंत विजय जी ने भी बताया कि वो सब चीजें खरीदी जा रही हैं, बिक रही हैं, और अगर आप कुछ उससे इधर बनाना चाहते हैं तो लोग गायब हो जाते हैं। जो आपकी संस्कृति के विरोध में जाता है उसको लिखने, उसको छापने में लोग गायब भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ होता तो सबसे पहले पकड़कर उसे ही छापा जाता। और कई तो ऐसे भी प्रकाशक हैं जिनकी टैगलाइन है कि अगर विवादित है तो वो किताब हम सबसे पहले छापते हैं, अगर आप उससे चर्चा मतलब चर्चित हो सके, विवादित हो सके, तो वो हमारी पहली प्रमुखता पर होगा जिससे हम छापेंगे। तो ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में अगर कोई भारतीयता पर, भारतीय संदर्भों पर किताब लिखता है, मानवता को प्रतिष्ठित करने की बात कहता है, तो वो सचमुच एक बहुत बड़ी जमीन तलाश कर रहा है और उसे बहुत बड़े आसमान की जरूरत है। और ऐसा हमारे आज के एक लेखक फिल्मकार ने किया है। हम सभी स्वागत करें शहजाद फिरदौस का और सुने कि वो क्या कहते हैं। पहला बात ये है गर्म लगे, दूसरा बात ये है कि मेरा हिंदी सुनकर आप हंसी, तो ठीक है, हंसी तो ठीक है। तीसरा बात ये है मैंने जो किताब लिखा है, एक बैस नॉवेल, वो बहुत भारी है, ये सब्जेक्ट है बहुत भारी, और जो डिस्कशन यहाँ पे हुआ है वो भी बहुत भारी है, तो मैं थोड़ा लाइट करने की कोशिश करूँगा। मेरा पहला एम था भारतीय और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चाइनीज, इतना सारे चिंतन मेरे ध्यान में नहीं। मेरा पहला सोच था, दादा ने बताया मानव की मोक्ष के बारे में। मेरा मोक्ष सिर्फ एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। क्या है ये मोक्ष की तलाश? मैं जो मोक्ष की तलाश कर रहा हूं, हर आदमी के लिए, सारे दुनिया का हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सबको लिए सिर्फ एक ही मोक्ष देना चाहिए। That means सबके लिए मेरे जो पाना है सबको वो बांटना है। सारे दुनिया का जो सम्मान है, सब कुछ सबको समान देना चाहिए, यही मेरा मोक्ष है। इसीलिए मैंने किताब लिखी। तीसरा बात और चौथा बात होगा, नंबर आप जरा ध्यान में रखिए, नंबर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कैसे किताब लिखा? बहुत दिन मेरे दोस्त रंजन मुखर्जी, वो बोला थोड़ा पहले, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत दिन रिसर्च किया था। रिसर्च तो हर लोग करता है जिंदगी में, सब लोग इसका ज्यादा अब तो रिसर्च करते ही रहते हैं। रिसर्च तो करना ही पड़ेगा, रिसर्च बिना तो जिंदगी गुजरना मुश्किल। मेरा रिसर्च ये है सिंपल, वेरी सिंपल। पहला जिंदगी में सुना हिंदू का साथ मुसलमान का तो टक्कर चल। जब मैं जवान हो गया तब भी सुनता है कि टक्कर चालू है, जारी है, दंगा होते रहता है, चलते रहते हैं। तो मैंने सोचा दंगा चलेगा, ये चलते रहते हैं, कैसे दंगा बात नहीं होगी। हिंदू का साथ मुसलमान का, ईसाई के साथ जुदा, क्या बोलता है हिंदी में, जू, यहूदी, और यहूदी का साथ क्रिश्चियन, ये सब चलता है, यार आफ्टर यार चलता है, सेम चलता रहता है। तो मैंने सोचा
कि हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट, इसका ये तो सिर्फ 6 फीट 6.5 फीट का मामला है। मैक्सिमम 7 फीट। अच्छा, उसके ऊपर थोड़ा ऊपर 2 फीट ऊपर नजर बुलाइए तो कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, उसके ऊपर पेड़ है, आसमान है, क्लाउड है ना, बड़ा आसमान है। तो मेरे जिंदगी का एक ही मकसद था, अभी भी है जी, हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन का ऊपर 3 फीट मैं ऊपर देखने का कोशिश करूं। और मेरे मोक्ष यही है, मोक्ष पाने का लक्ष्य यही है कि जो मेरा किताब पढ़े वो नजर थोड़ा बहुत ऊंचा करे, यही मेरा लक्ष्य है, तलाश है। एक किताब लिखने का पीछे बहुत कहानी है, लेकिन कुछ कहानी नहीं, मैंने मेहनत किया, ठीक है, मेहनत तो हर लोग करते हैं। मुखर्जी साहब ने वो मेहनत करते हैं, सारे दिन भर चक्कर में है। आप लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, सब लोग तो कम ज्यादा नहीं तो कम तो मेहनत चलता ही है। जिंदगी का ये तो धर्म है ना, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत एक चीज, दूसरा चीज ये है, मेहनत के साथ और बहुत कुछ जुड़ना चाहिए। ध्यान, कौन सी ध्यान? ऐसा तो चालू ध्यान है ना, विपस्सना। तो मैंने देखा, कोशिश किया, मैंने क्रैश कोर्स किया विपस्सना का, बुद्धिस्ट ध्यान पद्धति है। उसके बाद मैंने बुद्ध का ऊपर एक फिल्म बनाया, तो देखा उस सब एक ही है। इस्लामिक ध्यान है, हिंदू ध्यान पद्धति है, बहुत कुछ है, ये तो है ही, मगर इस तरीका का ध्यान नहीं। विचार विश्लेषण करना चाहिए। वो हमारा घर के नजदीक जो है, वो जो मेरा पड़ोसी है, वो हिंदू ना मुसलमान, ये सोचने की जरूरत नहीं है। वो अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है कि नहीं, ये विचार करने का जरूरत है।